बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज प्रोग्राम में मैंने बड़ी ख़ास शख्सियत को दावत दी है और उनको बुलाने का मकसद ये है कि कोरोना वबा के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ इंसानों की इम्यूनिटी के हवाले से उनके ऊपर क्लैरिटी आ जाए ज़रा, हमें भी और आपको भी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर अजमत साहब पाकिस्तान बल्कि एशिया के सबसे बड़े मारूफ माहिर इलाज बिल-ग़िज़ा हैं और पूरी दुनिया में लोग इन्हें जानते हैं और जहाँ कहीं ये प्रोग्राम करते हैं उसकी 30-30, 25-25 ज़बानों में ट्रांसलेशन हो जाती है और पूरी दुनिया में लोग इनके इल्म से इस्तिफ़ादा करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये कोरोना एक्चुअली है क्या, आपकी समझ में क्या है? कोरोना एक वायरस है। हमारी बॉडी में वेरियस किस्म के पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस का मतलब है जरासीम। उसमें फंगस होती है, उसमें बैक्टीरिया होती है और उसमें वायरस होता है। ये वायरस जो है एक तो बहुत छोटे साइज़ की होती है और उसके बाद ये रेप्लिकेट बड़ी जल्दी करते हैं। इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायरस होती हैं। एक वायरस होती है जो कि आरएनए वायरस होती है, एक वायरस होती है जो कि डीएनए वायरस होती है। डीएनए वायरसेस जो हैं वो बड़ी जल्दी हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको काबू कर लेती है। और आरएनए वायरस जो कि जैसे कोरोना वायरस है, ये एक ऐसी वायरस है जिसको हमारे जिस्म को एक प्रॉपर फाइट करना पड़ती है। तो ये एक आरएनए वायरस है। एक वायरस के अंदर इंसान ने कोई कोडिंग डी कोडिंग की है, कुछ ना कुछ किया है इसका? मसलन मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। मैं एक और आसान तरीके से समझा देता हूँ। मसलन अगर एक SARS-1 वायरस एक 4x4 ट्रक था, ठीक है, कोई हाफ टन पिकअप ट्रक जैसे टोयोटा के बड़े ट्रक्स होते हैं, तो ये वायरस उसी ट्रक की चैसी पे एक टैंक है। ठीक है, मैं समझ गया। आप समझ गए। प्लेटफॉर्म सेम है और इसमें थोड़ी सी इंजीनियर्ड है कि लोगों को एक वैक्सीन जो कि मेरे ख्याल में एक ट्रक की बत्ती है उसके पीछे लगा रहे हैं। मगर एक और आपको बात बताऊं, वेस्ट में जो वैक्सीन बन रही है वो इस वायरस को वीकन करके वो एक नॉर्मल जो प्रिंसिपल्स हैं वायरस बनाने के उसके मुताबिक नहीं बना रहे। वो इस वायरस की इन्फेक्शन की वजह से जो आपके लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाता है उसको एनालाइज करके उसके अगेंस्ट ऐसे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि वो नॉट अगेंस्ट दैट वायरस, उसके इफेक्ट के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके इफेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। बच कैसे सकते हैं इससे, इस वायरस से? देखें, सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज करना होगा, और ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा और मैं कोई इल्हाम पैदा करने के लिए नहीं कह रहा, मगर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है ह्यूमन मैनकाइंड के पास इस टाइम, ये तकरीबन हर इंसान को होगा। और ये किसी को 6 महीने बाद हो, किसी को 18 महीने के बाद हो, किसी को 2 साल के बाद होगा। मगर इसमें एक बात हमें पता होनी चाहिए कि वो वायरस अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। और दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें मौजूद हैं अल्लाह ताला ने हमारे डिस्पोजल पे दी हैं जो कि इस वायरस को काउंटर करती हैं कि आप किस तरह, कौन से टेंजिबल स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो। आपके अपनी बॉडी ने जब फाइट करना है तो किसके ज़रिए करना है? आपकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ठीक होनी चाहिए। अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ठीक है तो चांसेस ये हैं कि आपको सिर्फ 2 छींकें आएंगी, आप पॉजिटिव होंगे, आपकी बॉडी अपनी एंटीबॉडीज़ बनाएगी और आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, वो इस तरह ही जिस तरह आपको कोई फ्लू हुआ था। तो इसमें सबसे पहली जो ज़रूरत है, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अपनी खुराक की तरफ ध्यान दें। और लोगों के पास टाइम है मेरे ख्याल में। ये अगर आप यानी कि अपना खाने पीने का तरीका थोड़ा सा बदल लें तो आप ये देखेंगे कि ये वायरस इंशाल्लाह हमें कुछ भी नहीं कहेगा। क्या करें? यानी एक आम आदमी, आप कह रहे हैं मोटा नहीं होना चाहिए जी, और क्या करें? सबसे पहले तो हाजमा। एक तो इससे डरे ना आपके ख्याल में? हाँ, इससे डरे मत। और दूसरी बात यह है कि मैं अगर टेंजिबल स्टेप्स अगर बताऊं तो सबसे पहली बात कि आपको अपना हाजमा ठीक रखना है। एक बात याद रखिए कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, हम मसलन मैं अपनी उंगलियां देख सकता हूं, मैं अपनी आंखें देख सकता हूं, अपने कान पकड़ सकता हूं, मगर मुझे ये नहीं पता कि मेरा इम्यून सिस्टम कहाँ पे है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे स्टमक में है। 80% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज हाउस्ड इन आवर गट।
अब आप ये देखिए, अगर आपका हाजमा ठीक है, अगर आपको कब्ज़ नहीं है, पेट ख़राब नहीं है, तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर फंक्शन कर रहा है। सो इसको, और अगर किसी का ख़राब है, उसको ठीक करने का क्या तरीका है? उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो दही का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। दही का इस्तेमाल करें जी पाकिस्तानी, नंबर 1। हाँ, दही का ज़रूर इस्तेमाल करिए, हाजमा ठीक करने का। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि लहसुन और अदरक का खूब इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत मिलती है लहसुन अदरक। लहसुन अदरक मिलती तो बहुत है, मगर लहसुन जो है हमारे गट में ऐसे पैथोजेंस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो उनको रिमूव कर देती है। अच्छा, सो लहसुन एक एंटीवायरल भी है और हमारे स्टमक से क्लियर करती है उन पैथोजेंस को जिनका कोई रोल नहीं है अपर जीआई ट्रैक्ट। सालन में पका के खाएं। सालन में पका के खाने से उसकी इफादियत ख़त्म हो जाती है। खत्म या कम? कम हो जाती है। कम मेरे ख्याल में ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं। हम तो लहसुन को वैसे कैसे खा सकते हैं? लहसुन को बेहतरीन खाने का तरीका ये है कि उसको छोटे छोटे टुकड़े करें, उसको 5-7 मिनट हवा लगने दें। जब हवा लगती है तो उससे एक चीज़ बनती है जिसको हम एलिसन कहते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो वेरियस प्लांट्स में मिलते हैं और वायरस और बैक्टीरिया और फंगस के ख़िलाफ़ काम करते हैं, और इनको हम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स कहते हैं, और ये लहसुन में भरे हुए हैं। तो आप लहसुन खाइए, आपको एंटी वायरल प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और खाने का तरीका ये है कि छोटे छोटे टुकड़े करके एक छोटी सी तुरी लीजिए, एक छोटी सी सेगमेंट लीजिए, उसके छोटे छोटे से आप हिस्से कीजिए और उसको आप पानी से निगल लीजिए खाने के बाद। एक लहसुन का पीस काफ़ी है। एक लहसुन का पीस एक दिन में खाएं। एक दिन में खाएं। अच्छा, उसके बाद एक और बात बताओ। अब अदरक आ गया, जिंजर। नहीं, मैं लहसुन के बारे में पहले बात पूरी कर दूं। वो ये कि अगर आप 25-30 दिन खाएंगे तो आपके अंदर से लहसुन की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। दैट इज़ द टाइम टू स्टॉप। अच्छा जी, उसका मतलब ये है कि आपके वो एलिसन के कंपाउंड्स पूरे हो गए। सो एक बेहतरीन डिफेंस आपको मिल गया। और लहसुन कई लोगों को हजम नहीं होगा, कई लोगों को हजम नहीं होगा। इसलिए अगर आपको हजम नहीं होता तो आप एक पूरी तुरी से ना शुरू करें, एक पूरी सेगमेंट से। आप एक लहसुन का चौथा हिस्सा लेके, छोटा सा हिस्सा लेके सिर्फ वो लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता 5-7 दिनों में इसको बढ़ाइए। और जब आप लहसुन लें, जब आप ये गार्लिक के ऊपर आप कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो साथ दही भी ज़रूर लीजिए। दही के बारे में मैं आपको छोटी सी बात, दही में लहसुन डाल के खा लें, पता ही नहीं चलेगा। ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल किया जा सकता है। और उसको आप पानी से निगल, कई लोग चबाना नहीं पसंद करते हैं, वो पानी से निगल भी सकते हैं। और पानी से निगलें तो उसका फ़ायदा भी है ज़्यादा, और उसका फ़ायदा इस तरह ज़्यादा है कि यानी कि आपकी सस्टेन करेगा थोड़ी देर तक। आपकी बॉडी में वो लोअर पार्ट तक जाएगा, वो सारी डिलीवरी जो है वो पूरे गट में होगी। सो उसका बहुत फ़ायदा है। अदरक का कावा जो है, अदरक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता चलूँ कि हर साल, अब पता नहीं इस साल होती है या नहीं होती, तकरीबन 20-22 साल से मैड्रिड में एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें अदरक, लहसुन और ऑलिव ऑयल पे नई रिसर्च प्रेजेंट की जाती थी। 3 चीज़ों पे, 3 चीज़ मैड्रिड में। मैड्रिड हर साल इन 3 चीज़ों के लिए साइंटिस्ट इकट्ठे होते थे। अदरक के अंदर जितनी भी चीज़ें डिस्कवर की गई हैं, उन सब का रोल एंटी एजिंग है। वो प्रिवेंशन ऑफ प्री मेजोर एजिंग करती हैं। और आप अदरक इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है। और अदरक क्या करता है, आपके स्टमक से हवा को खारिज करता है। सबसे पहला काम ये करता है। अदरक आपके स्टमक को सूद करता है, आपके इम्यून सिस्टम को खड़ा करता है दोबारा। अदरक इतनी शानदार चीज़ है। आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अदरक का जिक्र किया कि जो मेरे पास मेरे बंदे जन्नत में आएंगे, उनको ऐसे प्यालों में तवाज़ा की जाएगी जिसमें से सूंठ की खुशबू आएगी। यानी कि प्री मैच्योर एजिंग, वहाँ तो कोई एजिंग नहीं। सो आप ये सोचिए कि अदरक के अंदर अभी कोई 63 के करीब न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर किए गए, न्यूट्रिस्यूटिकल्स, जिनको अभी नाम दिया जाना है, और उन सारों का रोल हमारी बॉडी में है। यानी इंसान अभी तक अदरक के अंदर क्या है वो पता नहीं कर सका। नहीं कर सका। और जो पता चला वो खजाना है सारा का सारा। बिल्कुल खजाना। अभी इसके हवाले से मैं आपको एक और, आपने कहा अभी पता नहीं कर सके, अभी तक हमारे जिस्म में 7.2 मिलियन न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, सारे के सारे वेरियस सब्जियों, 72 लाख न्यूट्रिएंट्स, 72 लाख न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। और तकरीबन आधे ऐसे हैं जिनको अभी नाम भी नहीं दिया गया, उनको नाम भी नहीं दिया गया। और इसी तरह मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अदरक बेहतरीन चीज़ है,
जिसमें ऐसी बेइंतहा चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करती हैं, हमारे हाजमे को बेहतर करती हैं। अदरक को लेना कैसे है, ये मैं ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले लें। हाँ जी। अदरक का इस्तेमाल आप, अब लहसन का तो आपने सुन लिया कि आप दही के साथ, पानी के साथ उसको पीस के, उसको चबा के, कैसे भी करके उस वक्त तक इस्तेमाल करें जब तक कि आपके अंदर से लहसन की जो है वो खुशबू ना आए। जब आए तो आप समझ लें कि अब आपका कोटा फुल हो गया, फिर कुछ अरसा आप रुक जाएं। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं। अदरक कैसे इस्तेमाल करें। वेलकम बैक नाजरीन। अदरक को इस्तेमाल कैसे करना है कोरोना से बचने के लिए, इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। पहले लहसन था, अब अदरक। डॉक्टर साहब, इसका इस्तेमाल कैसे करें? हम कोई महंगी दवाइयां नहीं बता रहे, जी, हम जी। तो वो बता रहे हैं जो अल्लाह ताला ने बना के भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी किसी कोई ब्रांड नेम का नाम नहीं लेना चाहूँगा। अदरक के बारे में बहरहाल आते हैं। अदरक जो है, बेहतरीन तरीका अदरक को लेने का है कि आप उसका कावा लें, और कावा इस तरह लें कि आप थोड़े से अदरक को श्रेड कर लें, कद्दूकश कर लें जिसको कहते हैं, बारीक बारीक, 1 चम्मच के बराबर, और उसमें तकरीबन कोई 6 कप पानी के डाल दीजिए। उसको एक दफ़ा उबलने दीजिए, और उबलने के बाद जब वो 3 कप रह जाए तो वो आपका एक अदरक का कावा बन गया। और वो एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं है। गुड़ के साथ ले लें बेशक। जी, गुड़ के साथ ले लें, उसके शहद अंदर के आप साथ। शहद के साथ ले लें, ये आप ले सकते हैं। और ये दिन में एक दफ़ा ज़रूर लीजिए, इससे आपका हाजमा भी बेहतर होगा। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात अदरक की, अदरक का जो कावा है वो ब्लड थिनर है। और ये सोचिए कि अगर आपका ब्लड थिन है तो वो ब्लड थिनर नहीं के तौर पे काम हार्ट के करेगा। प्रॉब्लम नहीं होंगे आपको? नो, आपका हार्ट के लिए बेहतरी के लिए। हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होंगे आप? जी, आपको हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होंगे, आपकी सर्कुलेशन बेहतर करेगा, आपकी मेमोरी बेहतर करता है, उसके बाद प्री मैच्योर एजिंग को प्रिवेंट करता है। सेलुलर लेवल पे कैंसर सेल का जो एक मरने का प्रोसेस होता है जिसको हम अपोप्टोसिस कहते हैं, उसके अंदर बॉडी को असिस्ट करता है। बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं अदरक के। तो कावा इसका सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन कावा। अच्छा, खाने में जो डाल के, पका के, जला के हम कोई चीज़ करते हैं तो वो आपको लगता है उसका इम्पैक्ट नहीं रहता? उसका और फर्दर क्या है? देखें, अब पेट को तो हमने देख लिया कि पेट के अंदर जो है वो ये चीज़ें, 80% आपने कहा था कि इम्यून सिस्टम बिलोंग टू योर बेली। कई लोग दिखने में बड़े तगड़े होते हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनको देख के कि इनका तो बड़ा ज़बरदस्त इम्यून सिस्टम होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो कैरेक्टराइजेशन है कि अगर एज का भी नहीं है, एज का भी नहीं है, एज का भी नहीं है। एज अगर आपने अच्छा खाना पीना रखा हुआ है तो आपका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगा इवन एट द एज ऑफ 60। इसमें कोई शक नहीं। और कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो इस्तेमाल करें लोग? देखें, सबसे एक बात याद रखें कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ फायर जिसने फेस करनी है हमारी बॉडी में, उस वाले इम्यून सिस्टम की सेगमेंट को तगड़ा करना जो है ना, ये हमारा नंबर 1 एम होना चाहिए। अच्छा, इम्यून सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो कि अगर वायरस इन्फेक्ट हुई है तो उसी टाइम इन एक्शन आएगा? वो फर्स्ट डिफेंस लाइन। फर्स्ट डिफेंस लाइन, वो जो फर्स्ट डिफेंस, उसको हम कैसे एक्टिवेट करें? वो एक्टिवेट, उस इम्यून सिस्टम का नाम है इन्नेट इम्यूनिटी, INNATE, इन्नेट इम्यूनिटी। इसको हम हेरिडिटरी मौरूसी इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, जो हमें वालदैन की तरफ से मिलती है। और ये वो इम्यूनिटी है जो कि हेल्प करती है हमारी बॉडी को कोरोना वायरस को, ख़ास तौर पे ये जो अभी किसी भी चीज़ को, एज अ मैटर ऑफ RNA वायरसेस को, RNA वायरसेस के लिए सबसे बेहतरीन इफेक्टिव चीज़ है। अच्छा, अब इसके बारे में मैं बताऊं कि ये मैं क्यों कहता हूं कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे एविडेंस क्या है? इस पे एविडेंस ये है कि जब 2003 में सार्स आई तो जो चाइनीज़ डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की कि जो लोग उसमें चल बसे और जिन लोगों को कुछ नहीं हुआ उनकी बॉडी में क्या फ़र्क था। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों को रिलेटिवली लेस सिम्टम्स हुए या कुछ नहीं हुआ, उनकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स बहुत हाई थे। मौरूसी तौर पे विटामिन डी ज़्यादा नहीं, मौरूसी नहीं आप कह सकते, शायद उनकी डाइट में था, विटामिन डी के लेवल्स बहुत हाई थे। ठीक है। उन्होंने पहली दफ़ा ये करना शुरू किया 2004-2005 में कि अपनी पॉपुलेशन को एज ए डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे ये गाइडलाइंस इशू की कि आप अपनी विटामिन डी के लेवल्स बेहतर रखें, धूप में जाएं, धूप में जाएं, ऐसी चीज़ें खाएं, ऐसी चीज़ें अंडे की खाएं सफेदी या ये उसकी सप्लीमेंटेशन लें, जो कुछ भी है। मगर जब नेक्स्ट ईयर, जब 2 साल के बाद एक सेकंड उसकी आउटब्रेक हुई तो दे फाउंड आउट कि जिन लोगों के विटामिन डी के लेवल ठीक थे उनको भी सार्स ने इफेक्ट किया, उनमें भी मौतें वाक़या हुई। जब उन्होंने ये देखा
तो आप ये सोचिए कि दोबारा वो जुट गए इस बात पे कि जी हम ढूंढें कि ये क्या हुआ कि इस दफ़ा विटामिन डी के लेवल जिनके हाई भी थे, अच्छे थे, वो भी इससे अफेक्ट हुए। दे फाउंड आउट समथिंग। उन्होंने कहा कि ये विटामिन डी अकेली नहीं डिटर्मिन करती कि आप सार्स के ख़िलाफ़ कैसे रिएक्ट करेंगे या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। दे फाउंड आउट कि ये विटामिन ए और डी का बैलेंस है जो ये डिटर्मिन करेगा कि आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसा है। अब विटामिन ए जो है, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी ब्रांड का, अगले दिन वो शॉर्ट हो जाएगा तो जिस किसी को ज़रूरत है उसको भी नहीं मिलेगा, मगर मैं लोगों को, पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि कहाँ पे विटामिन डी अवेलेबल है नेचर में। आजकल जो सबसे बेहतरीन फल है, सबसे बेहतरीन फल है, मैं कहता हूँ उसको सोने के बराबर भी तोले ना तो वो फल महंगा है, वो है ऑरेंज कलर की जो खुबानी है। खुबानी जिसका रंग ऑरेंज है, थोड़ा सा ऑरेंज है, येलो वाली नहीं। येलो वाली थोड़ी मीठी होती है, ये ऑरेंज वाली थोड़ी फीकी होती है, मगर ये विटामिन ए में रिच फूड है। और ये ऐसी विटामिन ए है जो कि हमारी बॉडी को उसको कन्वर्ट करने के लिए उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमारी इम्यून सिस्टम को रिक्वायर्ड है, कम से कम मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारा हाजमा ठीक नहीं भी है तो फिर भी ये काम करेगी। ये आपका विटामिन ए पूरा कर देगी। ये आपकी विटामिन ए पूरी करेगी। अगर आपको फॉर सम रीज़न खुबानी पसंद नहीं है तो आम आ चुके हुए। आम तो कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसको पसंद नहीं है, सबको मिल जाते हैं, ठीक है, और सबको मिल भी जाते हैं। और आम जो है वो विटामिन ए में का रिच सोर्स है, और ऐसी फॉर्म ऑफ विटामिन ए है जो कि आपके लिए बेहतरीन है, आपके इम्यून सिस्टम को उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए। वो जो फॉर्म है उसको रेटिनोल पामिटेट कहते हैं। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। जो डायबिटिक लोग हैं वो आम का इस्तेमाल ना करें, वो ये खुबानी खाएं। ये मीठी भी नहीं होती और मेरे तो ख्याल में बहुत बेहतरीन जायके वाली होती है। बल्कि मैं तो जब ये खुबानी खाता हूँ तो उसके साथ मैं 4-5 उसके बादाम भी ज़रूर खाता हूँ, और ख़ास तौर पे वो बादाम जो कि कड़वा हो वो ज़रूर खाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मुझे ऐसी न्यूट्रिशन मिलती है जो कि मुझे पूरा साल दोबारा नहीं मिलनी। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल। खुबानी के साथ उसका जो बादाम अंदर से निकलता है छोटा सा, उसको फेंके नहीं, उसको खा लें। जी जी, मसलन और अगर कड़वा है तो वो ज़रूर खा लें आप। जी, 4-5 बादाम खाने हैं आपने, और ये सिर्फ 10-15 दिन के लिए साल में खाने हैं। ये आपकी बॉडी को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि पूरा साल दोबारा नहीं मिलनी। सो ये खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको कोरोना के ख़िलाफ़ भी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। कुछ लोग हैं, मसलन आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गया, ठीक है जी, आपको कोरोना हो गया, आपको 101 बुखार है, अब क्या करें? क्या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लें? अगर आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी जाए तो उसके साथ जिंक लीजिए। जिंक जो है वो वायरस के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव एक टूल है। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ये नेचर में कहाँ मिलता है? ये जिंक आपको काजू में बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक। जिंक आपको कुछ नट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, खुश्क मेवा में मिलता है, खुश्क मेवों में मिलता है। जिंक आपको उसमें भी मिलता है, पिस्ताचियोज में भी मिलता है, मूंगफली में होगा, मूंगफली में भी है। उसके बाद जिंक का एक बहुत बड़ा रिच सोर्स ये समुंदर से निकलते हैं जिनको हम कहते हैं अपना घूंगे। घूंगे, जिसमें वो खाए जाते हैं बड़े शौक से। कैवियर भी खाए जाते हैं। और जिंक जो है समुद्री मछली में भी बहुत मिलता है। जिंक जो है आपको दरियाई मछली में भी बहुत मिलता है। सो आपके अगर जिंक के लेवल अच्छे हैं, आपको जिंक के सप्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर अगर कोई अल्लाह ना करे किसी को हो जाए तो को जिंक को एक ऑप्शन है, बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है जो कंसिडर की जानी चाहिए। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो हमें इसको फाइट करने पे हेल्प कर सकती हैं? ये चीज़ें मैं अपने से नहीं बता रहा, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई हैं और 30, 35, 40, 50 साल पहले की लिखी हुई हैं। और बाकायदा एक तवातर के साथ रिसर्च आ रही है। इसमें मैं आपको एक और बात भी बताऊं, ये आपने रिसर्च की बात की, आई थिंक दिस वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर नाजरीन। दुनिया में जितनी रिसर्च हो रही है, तकरीबन 5% रिसर्च हुई तो आज हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। तकरीबन 5% जितनी रिसर्च हुई है आज तक, जितनी रिसर्च हुई है उसकी तकरीबन 5% रिसर्च हुई है तो इंसान चांद पे पहुंच गया। तकरीबन 5% रिसर्च हुई है एरोस्पेस में, इंजीनियरिंग में, तो हमने जहाज़ बना लिए।
दुनिया में आपको पता है 50% से ज़्यादा रिसर्च किस पे हो रही है? लॉन्जिविटी पे, न्यूट्रिशन पे। हाउ अब जब हम बात करते हैं ना अपने पीयर से, जो कि हमारे प्रोफेसर्स हैं, और ये यहूदियों की साइंस है, कहा जाता है कि यहूदियों की साइंस है, उनसे अगर आप पूछें कि जी किसी को ये कैंसर है तो इसके बारे में अगर आपने कुछ करना है तो क्या न्यूट्रिएंट दिया जाए, तो वो कहते हैं कि बेटा दिस इज, हम इन डिजीज़ेस को कॉन्कर कर चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू मेक लाइफ वेरी हेल्दी एंड फ्रूटफुल टिल द एज ऑफ 120 विदाउट द डिजीजेस। सो जो रिसर्च सारी दुनिया में हो रही है, ये रिसर्च का किसी को नहीं पता। ये रिसर्च फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं आगे नहीं आने देती। ये रिसर्च दवाइयां बेचनी है ना उन्होंने, अपनी ट्रिपें बेचनी है, इंजेक्शन बेचने हैं, वैक्सीन देनी है जी, तो नेचर में क्या है वो तो पता नहीं चलने देंगे आपको। नहीं पता, मगर मैं इसमें कुछ बताऊंगा। कोरोना वायरस के खिलाफ 3-4 इन सब्सटेंसेस को हम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स कहते हैं, AMP। जो कोरोना के खिलाफ अब कुछ सब्जियां हाँ। और वो चीज़ें जो हमारे यहाँ पे वाफर मिलती हैं, हमें उनके फ़ायदे का नहीं पता। क्विकली हम कुछ चीज़ों का राउंड करेंगे ब्रेक के बाद, आखिरी ब्रेक होगी, हमारे साथ रहिए, वापस आना। वेलकम बैक नाजरीन। जी अजमत भाई, अब मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे मज़ीद सब्जियाँ जो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और उसको फ़ौरन मौसमों में मौजूद भी हों और लोग इस्तेमाल करें। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक चीज़ का इस्तेमाल जो है ना हर इंसान कर सकता है अपनी डेली डाइट में, वो है लौंग। लौंग, क्लोव, लौंग समझते हैं ना? बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। लौंग, हाँ जी, छोटे से जो दांत में दर्द वो लोग रखते हैं उसको। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक मैं लफ्ज़ बोलना चाहूँगा, इसको हम कहते हैं ओराक वैल्यूज़, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। दुनिया में सबसे ताकतवर जो खाना, जो सबसे ताकतवर चीज़ है, जिसकी किलिंग कैपेसिटी सबसे सुप्रीम है, वो लौंग है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में वाह। आज तक इससे ज़्यादा ओराक वैल्यू किसी फूड की डिस्कवर नहीं हुई। इसको लेने का तरीका ये है, 2 लौंग के पीस लीजिए और उसको अपनी चाय में डाल लीजिए। जो कावा आपने अदरक वाला बनाया उसमें डाल लें। उसमें डाल लें, और जब आप पूरा कावा पी लें, उसके आखिर में आपने वो 2 लौंग चबा के लेने, और वो थोड़े दिनों के लिए, शुरू के चंद 10-12 दिन आपकी ज़ुबान पे बड़ा वो थोड़ा सा मिर्चें लगेंगी, आपको थोड़ा सा फील होगा यार, कुछ लोग कहते हैं कि वो गर्म है, कुछ लोग कहते हैं कि वो ये है। कोई गर्म वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है ये टोटली जिसे कहते हैं गलत। मैं गलत नहीं, मैं इसको कहूँगा, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगर आपकी बॉडी में चर्बी है तो आप 1 चम्मच तिलों का ले लेंगे तो आपके सर माथे पे पसीने आने शुरू हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि तिलों के अंदर ऐसा तेल मौजूद है जो कि आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन में फ़ैट है उसके साथ बाइंड कर जाएगा, आपकी बॉडी टेम्परेचर रेज करेगी ताकि उसको बाहर निकाल दे। आप कहेंगे ये फूड गर्म है। आप मुझे, अगर मेरी जो फ़ैट है, अगर मेरी फ़ैट की जो लेवल है वो एक ठीक लेवल है, तो मैं अगर तिल के 4 चम्मच भी खा जाऊंगा तो मुझे एक पसीने का कतरा नहीं आएगा। सो ये कहना कि ये गर्म है, ये एक सब्जेक्टिव सी एक बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड। लौंग के 2 पीस जो है वो रोजाना कावे के साथ आप लें। जी, रोज़ लौंग के 2 पीस आप ये लेने शुरू कर दें। अच्छा, इसके अलावा 1-2 चीज़ें मैं आपको, और दो नहीं 3-4 चीज़ें। एक तो जैतून के पत्ते, जैतून के पत्ते, ऑलिव, इसके पत्ते इस तरह के जो हैं, ओह ये क्या कमाल की चीज़ है। इसके अंदर एक सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं ओलियोरोपिन, ठीक है। और ये RNA वायरस, DNA वायरस, बैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी कार्सिनोजेनिक है। ये तकरीबन आज तक जितने कैंसर्स पे रिसर्च हुई है, देयर हैज़ नेवर बीन अ सिंगल कार्सिनोजेनिक यानी कि स्टडी जिसके अंदर ये बताया गया हो कि इसने काम नहीं किया। ऑलिव लीव जो है, इसके आप कहवा भी पी सकते हैं। इसके खुश्क ऑलिव लीव्स को आप उनका पाउडर बना के आधी चम्मच रोज़ाना आप ले सकते हैं। ये इतना बेहतरीन एक नुस्खा है अपना। ये हमारा जो पाकिस्तान में ऑलिव लगता है, ये पूरा सॉल्ट रेंज में लगा हुआ है, ये इसके लीव्स, जी इसके लीव्स आप ले सकते हैं। ये बेहतरीन किस्म की एक चीज़ है जो कि आपके एंटी वायरल डिफेंसेस को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं।
जो कि चाइनीज़ ने अपनी ये जो स्टडीज़ जिन्होंने प्रिंट की आफ्टर दिस ब्रेकडाउन ऑफ कोरोना वायरस, उसके अंदर दे फाउंड आउट फ्यू थिंग्स टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। और ये नहीं कि सिर्फ चाइनीज़ ने अभी इसको बेनिफिशियल देखा है, ये तकरीबन लिटरेचर में लास्ट 50 ईयर्स से रिपोर्ट होती आ रही हैं। मसलन क्या चीज़? हल्दी। हल्दी। अब हल्दी के अंदर एक सब्सटेंस है जिसको हम कुरकुमिन कहते हैं, CURCUMIN, कुरकुमिन। और ये तकरीबन 400 ग्राम हल्दी में से एक कैप्सूल निकलता है। 400 ग्राम में से एक कैप्सूल निकलता है। ये कैप्सूल हाईली पोटेंट फॉर्म ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है। इसके अलावा ये एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड भी है जो कि एंटी RNA और DNA वायरस से इसके खिलाफ काम करता है। अगर आपके जिस्म में मोटापा है और आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर इम्यून सिस्टम टू डू वेल अगेंस्ट दिस पेंडेमिक, तो इट इज़ एसेंशियल कि यू इंक्लूड सम हल्दी इन योर डाइट। दूध के साथ ले रहे हैं हल्दी, यहाँ सदियों से लोग ले रहे हैं दूध में हल्दी डाल के आप पी लें। इसके पीछे बड़ा विजडम है दूध के अंदर हल्दी डाल के लेने का। इसकी वजह यह है कि जो हल्दी है वो जब तक फैट नहीं होगा हल्दी के साथ, वो अब्जॉर्ब नहीं होगी। अच्छा, इसलिए दूध के साथ लेते हैं। दूध के अब जो दो चीज़ें क्विकली बता दें, हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है। और कौन सी चीज़ें? तीसरी चीज़ इसके हल्दी के अलावा एक तो दारचीनी है और एक जिसको हम मुलट्ठी कहते हैं, अंग्रेजी में लिकोरस और सिनेमन। मुलट्ठी वो गले के लिए लोग लेते हैं। जी, गले के लिए लोग लेते हैं। अब मुलट्ठी के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि ये भी बहुत ज़बरदस्त एक एंटीवायरल है। और सिनेमन जो है एक बहुत ज़बरदस्त आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, यानी कि आपको मोटापे को कम करता है। आपकी बॉडी जो है इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एंड मेक्स यू लूज़ वेट फास्टर अगर आप दारचीनी सिनेमन को लेना शुरू करें। और इन दोनों को लेने का, तीनों को हर्ब्स को लेने का तरीका ये है कि आप रात को खाने के बाद लें, ताकि रात को मोस्ट वेट लॉस अकर्स एट नाइट, इम्यून सिस्टम की सारी एक्टिविटी अकर्स एट नाइट। इसके अलावा मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं तमाम सामीन और कारीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि स्लीप वेल, खूब सोएं। अच्छा, हाँ, रज के सोएं। हाँ, रज के सोएं, यानी कि 8 घंटे की नींद पूरी करें, 7-8 घंटे सोएं, मज़े करके सोएं, यानी कि और थोड़ी सी वर्जिश ज़रूर करें। अगर आप वर्जिश करेंगे तो आपको नींद भी बेहतर आएगी। अगर आप बिल्कुल आपका लाइफस्टाइल इनएक्टिव होगा तो आप ये देखेंगे कि आपको नींद भी ठीक नहीं आएगी। और सारा ये जो एक्टिविटी है, एक और मैं नींद के हवाले से बात करता चलूँ, मैं प्रीमेच्योर एजिंग के बारे में अक्सर लेक्चर देता रहता हूँ। तो ये याद रखिए कि हर इंसान जब रात को सो जाता है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर कारिंदे निकलते हैं जो आपके जिस्म को सुई धागा लेके रिपेयर करते हैं। ठीक है। सारे दिन में जो आपका डैमेज हुआ है ना, वो रात को रिपेयर होता है। और वो रिपेयर कब होता है? जब आप खूब बेहतरीन नींद सोते हैं। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, एक तो आप यू विल एज क्विकली, झुर्रियाँ बढ़ेंगी, इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होगा, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, रिपेयर का अमल रुक जाएगा। और कोरोना वायरस भी यानी कि ज़्यादा आपको अफेक्ट करेगा। सो इसलिए गो बैक टू नेचर, चक्की का आटा खाएं, ठीक है। आप ये दूसरी, मैं इसमें एक और वो लोगों को बताएं कि चीनी ना खाएं। जी, मैं इसमें सबसे आखिर में ये बताने लगा हूँ कि कोशिश ये करें कि अपनी खुराक से इन्फ्लेमेटरी फूड्स निकाल दें। चीनी को बिल्कुल निकाल दें। चीनी हम जब थे ना, स्टूडेंट थे, तो हम चूहों को इम्पोर्टेंट और इनफर्टाइल करने के लिए ना चीनी, चावल और मैदे का इस्तेमाल करते थे। मैदा, चावल जो पॉलिश वाला है वो, हाँ, और चीनी। हाँ, और इसके अलावा अब कुछ चीज़ें और ऐड हो गई हैं। एक ख़ास तौर पे क्या चीज़ है? नूडल्स जो बच्चों को आप खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं पेट भरने के लिए, इससे इज्तनाब करें। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करती है, वो घर में फ़िनाइल का इस्तेमाल है। फ़नाइल के इस्तेमाल से रुकें। उसके बाद 24/7 मस्कीटो रिपेलेंट्स, जो आपके घर में जो ये मच्छर मार कॉइल्स और ये मच्छर मार टिक्कियाँ और मच्छर मार, वो जो दीवारों में लगे हुए फिक्स करके उनका लिक्विड, ये आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसमें से कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो घोड़ों के अस्तबल में लगाने की इजाज़त नहीं है, और हमारे घरों में लगे हुए हैं, और हमारे बच्चे का एक पंगूड़ा और उसके साथ वो लगे हुए हैं। तो ये सब इम्यून सिस्टम कमज़ोर करते हैं। इनको खुराक से निकाल दीजिए। हंटर बीफ हो गया, सॉसेजेस हो गए, इस किस्म की चीज़ें, प्रोसेस्ड
जिसे कहते हैं हम मीट, प्रोसेस्ड मीट, ये नाइट्रोसमाइंस प्रोड्यूस करते हैं, इम्यून सिस्टम को नीचे ले जाते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ये सारी चीज़ें एक एपिसोड आपके साथ और करनी है क्योंकि हमारा ये वक्त ख़त्म हो रहा है और इतनी ज़बरदस्त मालूमात हैं। नाज़रीन, लुब्बे लुबाब ये है कि जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये रिसर्च बाकायदा 50-60 साल से चल रही है। यहूदियों ने इस पर बहुत रिसर्च की है, गोरों ने बहुत रिसर्च की है और ये निसाब का हिस्सा है कि नेचर सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। हम बड़ी हकारत से देखते हैं छोटे छोटे फलों को, छोटी छोटी सब्जियों को, अदरक, लहसुन को, लौंग को, इन चीज़ों को समझते ही कुछ नहीं है। हमें तो लगता है जब तक कि मुश्किल नाम वाली कोई दवाई नहीं होगी अंग्रेज़ी में, जिसको ना हम स्पेलिंग आते हैं ना हम बोल सकते हैं उसको, तब तक हमें आराम नहीं मिलेगा। तो नेचर के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ रखी हुई है और यही आज डॉक्टर साहब बता रहे थे हमें। सर, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। दोबारा इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को कभी ज़हमत देंगे और कोशिश करेंगे कि मज़ीद चीज़ें जान सकें। अपना ख्याल एक आखिरी फाइनल एक बार, वैज़ा मरज़तु हुआ यशवीन से जो पहली आयत है ना, अल्लाह ताला उसमें फरमाता है कि मैं ही तुम्हें खिलाता हूँ, मैं ही तुम्हें पिलाता हूँ, और उससे अगली आयत है मैं ही तुम्हें बीमारी से शफा देता हूँ। और अल्लाह ताला ने जो खाने पीने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है उसी में शफा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।